ये ऑनलाइन स्टूडेंट शुरू करें। ये डाटा मेरे साथ जरा पढ़ लें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन्स ऑफ अकमल ब्रदर्स। रिक्वायरमेंट देखें। प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द machines relating to the machines for the year ended 31st December 17। कौन कौन से लेजर बनाने? ये क्या मतलब कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल का मतलब अगर लेजर्स बनाने तो डिस्पोजल अकाउंट में गेन लॉस आएगा। ऊपर वो कह रहा था ना फॉलोइंग लेजर्स आर रिक्वायर्ड, तो वो कौन सा लेजर है जिसमें गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाता है? तो 3 लेजर्स बनाने हैं। आई होप के रोज इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं। एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट। आज फर्स्ट पॉइंट से पढ़ें। बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन गिवन है 1 जनवरी 17 का। हमारे लिए क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 17 हमारा ईयर है, तो ब्रॉट डाउन बैलेंसेस आपको मिले हैं। अब फुल कंसंट्रेट जरा करना है नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 2, a machinery acquired on 1st January 14 having a net book value of 31,935 on 1st January 2017 was sold for rupees 34,000 on 30th April 2017. Cost of disposal incurred was 5,000। ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वाला सेंटेंस एक सेकंड इग्नोर कर दें और इससे पहले पहले जो पढ़ा था सेंटेंस वो जरा काइंडली दोबारा पढ़े जरा, आखिरी सेंटेंस इग्नोर करके। कब खरीदी थी, कब बेची है? 30th अप्रैल 17 में बेची है। 34,000 की सेल हुई है। कितने की खरीदी थी? ये तो नेट बुक वैल्यू किस दिन की बता रहा है? 1 जनवरी 17 की। डेट्स डिफरेंट है। ये डब्ल्यूडीवी किस दिन की बता रहा है? 1 जनवरी 17 की बता रहा है। खरीदी कब थी? परचेज डेट तो बता रहा है लेकिन कॉस्ट नहीं बता रहा। सोच के बताएं 31,935 की क्या एंट्री होगी इस केस में? हाँ जी, कोई एंट्री नहीं होगी। अगर सेपरेट लेजर्स बन रहे हैं तो इस केस में कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एंट्री होनी है। डब्ल्यूडीवी की तो कोई एंट्री नहीं होनी। तो मैंने इसलिए जरा स्ट्रेस किया था, सोच के बताएं कि एंट्री होनी। एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट चलाते हैं तो इस केस में एसेट अकाउंट की डब्ल्यूडीवी पे एंट्री नहीं होनी। कॉस्ट अलग पता होनी चाहिए और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेट वाइज बताएं कब से कब तक की पता होनी चाहिए। देख के जरा देख के 1 जनवरी 14 से लेके 30th अप्रैल 17 तक पता होनी चाहिए। डिस्पोजल डेट तक की पता होनी चाहिए। वो ठीक है, इश्यूज हैं। उसने जो हमें डब्ल्यूडीवी दी है वो भी 1 जनवरी की दी है, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको डेट ऑफ डिस्पोजल तक की चाहिए होगी। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ डिस्पोजल? तो हमें असल में इसमें कॉस्ट चाहिए होगी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए होगी। डब्ल्यूडीवी गिवन है तो डब्ल्यूडीवी से कॉस्ट भी बन सकती है। इंशाल्लाह मैं अभी वर्किंग करता हूँ। एंड में कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिया हुआ है 34,000 पे से बेचा, लेकिन बेचने पे कोई खर्चा भी हुआ लग रहा है। कुछ सेलिंग एक्सपेंस फॉर एग्जांपल, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो सकते हैं, कोई कमीशन किसी को देना पड़ सकता है। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल भी अगर 5,000 है तो इस 5,000 का क्या करें? हाँ जी, इसका सिंपल बेटा, इसमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट जरा ध्यान में लाएं। 34,000 की एंट्री बोलें, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिंपल डिस्पोजल है कैश में। तो कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तो अमाउंट 34,000 है, लेकिन अगर 5,000 को भी कंसिडर करें तो शायद नेट कैश पे इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पैसे आ भी रहे हो और जा भी रहे हैं तो सिंपली आपने नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कैलकुलेट कर लेनी है और कैश डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट ही एंट्री करनी है। रादर देन के 34,000 अलग लिखें, 5,000 अलग लिखें। सिंपली जब हम कैश लिख रहे होंगे तो 34,000 माइनस 5,000 29,000 नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आ जाए। अगर कभी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आ जाए तो सिंपली आपने उसे आपस में नेट ऑफ ही कर लेना है।
पैसे आ रहे हैं 34, जा रहे हैं 5, इसका मतलब नेट हमारे पास कितने आए 29। ठीक है, बाकी बात अभी लिख के करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में ऑन 1st July 17 a machine was exchanged for a new machine। अब जो कल बात हुई थी हमारी, the balance of the purchase price was paid through a check of rupees 80,000। the list price of the new machine was 1,30,000। लिस्ट प्राइस का वर्ड अंडरलाइन करें। लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं असल में? एक सेकंड जरा गौर से सुने जरा। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं ना, तो साथ उसका कोई एक पेज भी मिलता है समटाइम, कोई इनवाइस रसीद जिसे कह लें आप। तो लिस्ट प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जो इस पेज पे लिखी हुई है। अगर आप चीजें बेच रहे होंगे तो लिस्ट प्राइस का मतलब होगा सेल प्राइस। अगर बेच रहे हैं और आपने इनवाइस बना के दिए तो देन तो ये फिर ये सेल प्राइस है। लेकिन अगर आप चीजें खरीद रहे हैं तो फिर ये लिस्ट प्राइस परचेज प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब जो सफ़े पे लिखी हुई है। लेकिन अगर आपने चीजें खरीदी हैं तो यही लिस्ट प्राइस परचेज प्राइस कहलाएगी, और अगर आप बेच रहे हैं तो सेल प्राइस कहलाएगी। आप बताएं, हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? हम नई मशीन खरीद रहे हैं, तो ये लिस्ट प्राइस है तो हम न्यू मशीन दे रहा है। तो सिंपली ये 1,30,000 परचेज प्राइस किसकी? न्यू मशीन की। सेंटेंस पूरा कर लें, फिर मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछने। द ओल्ड मशीन had been acquired at a cost of rupees 65,000 on 1st October 2015। इंडिविजुअली जरा पढ़े ये पैराग्राफ। जी, पुराना एसेट किस दिन खरीदा था? 1 अक्टूबर 15। कितने का खरीदा था? कब से कब तक यूज हुआ है? 1 अक्टूबर 15 से लेके 1 जुलाई 17 तक यूज हुआ है। अकॉर्डिंगली उस पुरानी मशीन की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। वंस अगेन, पुरानी मशीनरी की डिस्पोजल होनी है और नई मशीनरी की एडिशन रिकॉर्ड होनी है। ऐसे होता है एक्सचेंज में। नई मशीन की कॉस्ट क्या है? 130। पेमेंट कितनी हो रही है? ट्रेड इन अलाउंस कितना है? ट्रेड इन अलाउंस वर्ड जोड़ने अपने कल वाली डिस्कशन में। ट्रेड इन अलाउंस किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन कितनी है? पेमेंट कितनी हो रही है? तो 50,000 बेटा ट्रेड इन अलाउंस हो जाएगा। इस नई मशीन की एंट्री बता देंगे जरा। न्यू मशीन डेबिट कितने से? 130 से। 130 से। कैश की जगह बैंक कर लें जरा, बाय चेक है। बैंक क्रेडिट बाय 80,000 और 50,000 फिर डिस्पोजल अकाउंट में चला जाएगा। एक इसकी एंट्री लिख लें जरा साथ। बाकी फिर अभी वर्किंग में दोबारा लेजर्स वगैरह बनाते हैं। सिर्फ न्यू मशीन की जरा एंट्री करवा दें जरा। न्यू मशीन डेबिट 130 एट कॉस्ट। कैश की जगह बैंक इसलिए बेटा क्योंकि वो चेक का आ गया, शायद चेक से पेमेंट हो रही है। बाय रुपीज 80,000 एंड 50,000 रुपीज डिस्पोजल अकाउंट। एनी कंफ्यूजन सर? लास्ट सेंटेंस पॉइंट नंबर 4। डेप्रिसिएशन का बेटा रेट दिया हुआ है 15%। अभी बार बार रिड्यूसिंग ही चल रहा है। जो बाकी मेथड्स हम इंशाल्लाह आगे जाके आ जाएंगे। स्ट्रेट लाइन भी आएगा। ये क्वेश्चन अगर हम गौर से देख रहे हो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चल रहा है। फिर सम ऑफ डिजिट्स, बाकी जो मेथड्स पढ़े थे वो भी अगले क्वेश्चंस में आएंगे। अभी फिलहाल शायद बार बार वो जो वर्किंग हो रही है, शायद ओपनिंग डब्ल्यूडीवी करते भी हैं कि नहीं आप लोग? लेस वो जरा शायद इस वक्त ख्वाहिश है जरा वो पहले फाइनल हो जाए। चले सर, 3 लेजर्स हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ा।
Open the ledger, sir. जी बिजनेस नेम अवेलेबल है, काइंडली लिखना जरा, अकमल ब्रदर्स। स्टार्ट करें प्लीज सब। Ledgers for the year ended 31st December 2017। अब एक ही साल के लेजर्स हैं, होपफुली अब आपको जरा आइडिया हो गया हुआ है, अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ें। मशीन अकाउंट, एट कॉस्ट, accumulated depreciation account, अच्छा इसमें सब कुछ शायद रिपीट ही होना है, तो टेक इट एज अ फाइनल रिवीजन नाउ। डिस्पोजल अकाउंट, जी करें शुरू। फर्स्ट पॉइंट में से ब्रॉट डाउन्स मिले थे, लिखें 8 लाख एंड 333,000। मशीनरी अकाउंट 8 लाख एंड accumulated appreciation account 3,33,333,000। मशीनरी में डेबिट बैलेंस होगा, accumulated appreciation अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस। डन सर जी। पॉइंट 1 अब पढ़ें जी इंडिविजुअली, पढ़ा करें प्लीज, बार बार पढ़ा करें ये चीजें। अब जिस तरह क्वेश्चंस मैंने आपके जहन में रेज किए हैं, आपके भी जहन में इंडिविजुअली रेज होने चाहिए। जी सबको पता है 31,985 जो नेट बुक वैल्यू दी हुई है, उसकी बेस पे इस क्वेश्चन में डबल एंट्री नहीं हो सकती। रीजन, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो एसेट वाली एंट्री कॉस्ट पे होती है, और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अलग एंट्री होती है। तो इसको एक सेकंड छोड़ें, सेल प्रोसीड्स ढूंढें 34,000, नहीं अलग अलग अलग, और फिर डिस्पोजल कॉस्ट भी है, पहले इसको जरा अकाउंट फॉर करना है। कैश वाली एंट्री बोल दें जी। लेकिन बेटा अगर कैश आ भी जा रहा है और कुछ जा भी रहा है तो सिंपली उसको माइनस करके मीन्स 34,000 माइनस 5,000 नेट सेल प्रोसीड्स की आप एंट्री करना 29,000। कैश अकाउंट डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट एट 29,000 फाइनली। एनी कंफ्यूजन?
वैसे डेफिनेटली एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ये एंट्री इस तरह अलग-अलग भी बनाई जा सकती है, लेकिन वैसे कॉम्प्लेक्स करने वाली बात है। कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और ऑपोजिट साइड पे ऐसे भी हो सकता है, वैसे वो ऑटोमेटिकली नेट 29 ही हो जाएगा, लेकिन ऐसे टाइम वेस्टिंग है। सिंपली अगर क्या और क्या इकट्ठा हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर सेल प्रोसीड्स भी हैं और डिस्पोजल कॉस्ट भी है तो उसका आप नेट ऑफ करके ही प्रेजेंट कर लें। ठीक है सर, तो पहली कौन सी एंट्री होगी? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। देन आगे कौन सी एंट्रीज अब ध्यान में आनी चाहिए? डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट एट कॉस्ट। अब प्रॉब्लम हमारे इस डेटा में क्या है? WDV दी हुई है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट पर फाइंड आउट करने के लिए एक रिवर्स वर्किंग हो सकती है। उसका तरीका क्या होता है? एक वर्किंग वन में जरा पहली दफा बात हो रही है तो जरा लिख के कर लेते हैं। तो एक वर्किंग वन का रेफरेंस लिखें, कैलकुलेशन ऑफ calculation of cost of machine from net book value। नेट बुक वैल्यू किसे कहते हैं? WDV कैसे कैलकुलेट हुई होगी? सर में ये जो फिगर है 31935, ये कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन करके आई होगी। अब कॉस्ट हमें नहीं पता, देयरफॉर हमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी अमाउंट शायद नहीं पता चलेगी क्योंकि कॉस्ट पे आई होगी। लेकिन पॉइंट नंबर 4 में जरा जाए, हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट पता है, ऐसे ही सर। और पॉइंट नंबर 2 में वापस आए, हमें ये पता है कि मशीनरी परचेज हुई थी 1 जनवरी 14 को, और जब वो परचेज हुई होगी तो उस दिन फिर उसकी कॉस्ट आ रही होगी। WDV हमें किस दिन की गिवन है? ये मुझे थोड़ा जरा डाटा लिखवा दें ताकि जरा मैं जब वर्किंग करूं तो आपको जरा चीजें सारी सामने नजर आ रही हो। नेट बुक वैल्यू किस दिन की अवेलेबल है? नेट बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2017 की अवेलेबल है 31935। अच्छा, इसमें जो दूसरा इशू है वो भी पहले साथ जरा क्लियर कर लें। डिस्पोजल यकीनन 30 अप्रैल पे है, विच मीन्स जनवरी से आगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 मंथ्स फर्दर ये मशीन यूज हुई हुई है, तो वो इंशाल्लाह अलग फिर वर्किंग करेंगे ये। लेकिन ये जो हमें WDV के मन है ये 1 जनवरी 17 की है। इसकी परचेज डेट बता दें, परचेज डेट बता दें 1 जनवरी 2014। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट है 15%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मुझे थोड़ा सा वर्किंग कर लेने दें, ये नई चीज आप लिए जरा पहले सुन लें जरा। ये क्वेश्चन से मैंने इंफॉर्मेशन इसलिए लिख ली है ताकि जरा इनको बेस बना के फिर हम अपनी वर्किंग कंप्लीट कर सकें। अब देखा बेटा, ये जो 15% रेट है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो फर्स्ट ईयर ये 15% रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई हुआ होगा और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ये तो सबका पता है ना हमें। तब हमें एग्जैक्टली कॉस्ट तो नहीं पता, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ जिस दिन एसेट को खरीदा होगा उस दिन उसकी कॉस्ट 100% होगी। तो परसेंटेजेस में हम वर्किंग पहले कर सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर फिर वो डेप्रिशिएट होके परसेंटेज अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जिस समय वर्किंग कर रहा होता था कॉस्ट, अभी केस में वर्किंग में जब हम WDV बना रहे होते हैं तो आगे मैं कॉस्ट की अमाउंट लिखता हूँ, उसके साथ परचेज डेट लिख देता हूँ और फिर वर्किंग कर रहा होता हूँ। अब कॉस्ट तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये होपफुली सबका पता है कि वो जितनी भी कॉस्ट होगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो उस वक्त 100% होगी। और किस दिन ये 100% होगी? 1 जनवरी 2014। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम परचेज डेट पे कॉस्ट 100% है, तो ग्रेजुअली अब हम इसे डेप्रिशिएट करके
1 जनवरी 17 की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारी WDV है ये कितने % रह गई होगी कॉस्ट का। किस तरह से, जरा एक स्टार्ट करवा दें मुझे जरा। फर्स्ट ईयर रेट अगर 15% है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 15, ऐसे ही है ना यार। अगर 100 रुपीज का एसेट है फॉर एग्जांपल, तो पहले साल कितने रुपए डेप्रिशिएट हुआ होगा? 15% मीन्स 15। और देयरफॉर एक साल बाद, डेट बताएं कोई, ना करें यार, नहीं तो ईयर एंड आ जाएगा ना। 31 दिसंबर 14, 31 दिसंबर पे 100% जो एसेट था वो डेप्रिशिएट होके 85% रह गया होगा। नहीं क्लियर हुआ? क्या अज्यूम किया मैंने? सपोज कॉस्ट 100 है, 100% है तो 15% लेस होके एक साल बाद 85% रह गया होगा, एंड सो ऑन। अब वर्किंग कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर फिर रेट कितने % किस पे लगा होगा? फिर 85% इंटू 15%, 12.75 लेस होने के बाद फिर हमारी मशीन किस दिन कितनी रह गई होगी? किस दिन कितनी रह गई होगी? 72.25। अब इसी तरह ये वर्किंग करता करता मैं किस डेट पे आ जाऊंगा? नहीं मतलब किस डेट पे सर? 1 जनवरी 17 तक मैं वर्किंग कर लूंगा। हमें पता चलेगा कि ये जो अमाउंट है कितने % है, और अकॉर्डिंगली फिर हम यहाँ से परसेंटेजेस यूज करके कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक अब आ जाए, बाकी फिर आगे जो वर्किंग है वो मिलकर करते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ आपको प्लीज बात समझ आइए। जी हमजा, जस्ट अ मिनट जरा, मैं वैसे इसे लेके चलेंगे आगे जहां तक जाने से, करें वर्किंग। जिन्होंने यहाँ तक कर लिया इधर आगे कंप्लीट करें। सॉरी 75, 2.25, सॉरी ये फिगर ठीक कर दीजिएगा, 25 है। दो साल बाद 100% एसेट 72.25% रह गया होगा। मेथड क्योंकि रिड्यूसिंग है, इस स्टेप पे WDV की परसेंटेज WDV से मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट वर्किंग करवाएंगे जरा 2016 वाली। 10 पॉइंट, अच्छा पॉइंट्स में बस 2 डिजिट्स तक जाना है करनी, अगर आगे जा रहे राउंड ऑफ करना। 84 ठीक है मेरा ख्याल। 10.84, therefore 61.41। आगे चले यार, 1 जनवरी 17 तक जाना है। अभी तो 31 दिसंबर 16 हुआ है यार। 31 दिसंबर 16 पे रुकने का मीनिंग 1 जनवरी 17 नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट की बात हो रही है, यही क्लोजिंग ओपनिंग बन जाएगा।
जी इकट्ठे हो जी यहाँ तक। अभी हमारी परसेंटेजेस क्या बता रही हैं हमें? आफ्टर 3 years ऑन 31 December 2016 हमारा एसेट 61.41% रह गया होगा। ऐसे ही सर। अब क्या हमारे पास 31 December 2016 की रुपीज में अमाउंट अवेलेबल है? रुपीज में अमाउंट अवेलेबल है, वो तो 1 जनवरी 17 की है। क्लोजिंग ओपनिंग है यार, अब आप खुद ही कह रहे थे बाद में, आप कह रहे नहीं है। प्लीज 31,935 क्या है? 31 December 16 का क्लोजिंग या 1 जनवरी 2017 का ओपनिंग। अब कैलकुलेटर पे लिखें जरा 31,935। अब ये वर्किंग करवानी चाहिए, आपको आइडिया होगा इसका। ये कितने परसेंट फिगर रह गई है? तो इसका बेटा वे आउट ये होता है कि 31,935 को आप उसी की परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे और देन 100% आपने फाइंड आउट करना है, विच मींस कॉस्ट, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। बताएंगे क्या बोला मैंने? 31 नहीं, पहले फिगर बता दें मैंने क्या बोली क्या? 31,935 इसकी अपनी परसेंटेज से डिवाइड कर दें और जिस अमाउंट को मींस 100 को आपने फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 31,935 डिवाइडेड बाय 61.41 मल्टीप्लाइड बाय 100। डेफिनेटली 61.41% भी किया जा सकता है, लेकिन जो मैं प्लीज वे बता रहा हूँ, एक सेकंड सुने जरा, आंसर आ जाएगा, आंसर इशू नहीं है। 31,935 WDV है आफ्टर 3 years। तो ये WDV हमारी इस वर्किंग के एंगल से 61.41% रह गई है। तो अमाउंट जिसके इक्वल है, जिस परसेंटेज के इक्वल है, उससे डिवाइड कर दें और जो आपने फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर दें। 100 से मल्टीप्लाई करके मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ? 100 किसे कह रहा हूँ? कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, WDV से कॉस्ट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। बात समझ आ गई? प्लीज बताएं आंसर क्या बनता है? 5 to यहां तक लिखें, लेकिन एक दो वर्किंग्स फिर अभी मेरे साथ अपने और करनी है। अप्रोक्सीमेटली 52003 आ रहा है शायद। ये प्लीज डिवाइड बाय समझ आ गया? अब ये आया वैसे क्या है? क्या इस कॉस्ट से, क्या इस कॉस्ट की फिगर से मैं परसेंटेज यूज करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? ये ध्यान से मेरी बातें सुनिए इस वक्त, या पहले एक काम और कर लें जरा। 31,935 WDV थी, ये 61.41% रह गई थी। आपको पता है आफ्टर 3 years परसेंटेजेस के एंगल से अगर देखूं तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कितने परसेंट है? ये कैलकुलेट करें जरा, 100 में से माइनस करें 61.41। हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? 100 माइनस ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की परसेंटेज आ रही है। तो क्या WDV से स्टेट वे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ सर। कितने परसेंट आंसर आया आपका? 38.59। चलो इसको मैंने लिख लिया, अपने कैलकुलेटर पे जीरो करें। ठहरे ठहरे बाद में रजिस्टर में लिखेगा, लिखना 31,935 लिखें कैलकुलेटर पे। क्या है ये? क्या डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? नहीं बटा नहीं, ये डिवाइडेड बाय, ये WDV की परसेंटेज 61.41 ही है, इसने डिवाइड बाय अपनी ही परसेंटेज से होना है। अब अगर आपने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 की जगह 38.59 होगा। इस 31,935 ने डिवाइडेड बाय हमेशा किससे होना है? जो अमाउंट है उससे अपनी परसेंटेज से डिवाइड होना है और जिस अमाउंट को आपने फाइंड आउट करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई होना है। पहले मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाला है, अब आप 38.59 से मल्टीप्लाई करके इंशाल्लाह क्या निकाल सकते हैं। तो शुरू करें वर्किंग। 31,935 डिवाइडेड बाय, प्लीज डिवाइड बाय 61.41 मल्टीप्लाइड बाय अप्रोक्सीमेटली आंसर 20068 क्या आया? 20068
68 ही बनता है जी। क्या चीज है ये? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ठहरे, कैलकुलेटर पे 0 लिखे हैं। ये 52,003 आपने क्या सॉल्व किया था, और 31,935 क्या था? इन दोनों में भी डिफरेंस किस चीज का ही होना चाहिए? तो डेफिनेटली हम बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं। जरा चेक करें, बैलेंसिंग फिगर वही आती है 52,003 माइनस 31,935 इज इक्वल टू 3200। कॉस्ट और WDV का डिफरेंस लेंगे तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ सकती है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली परसेंटेजेस को यूज करके भी वर्किंग हो सकती है। कैसे की थी वर्किंग 20068 वाली? 3195 डिवाइडेड बाय 61.41 मल्टीप्लाइड बाय 38.59। तो मेरी बात समझ आ रही है किसी को? लेकिन एक और वर्किंग जरा मेरे कर दें, फिर मेरे जरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या समझ आया। 5 टू ना बेटा डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ये। कैलकुलेटर पे लिखें 52,003। क्या लिखवाया मैंने? इस कॉस्ट से अगर मैं चाहूं तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकाल सकता हूं। कैसे? नहीं, वो तो बेटा आ जाएंगे बैलेंस परसेंटेजेस को यूज करके। 52,003 से मैं स्ट्रेट अवे क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं बाय यूजिंग द परसेंटेजेस। देखिए एक सेकंड, अगर हमारे पास 52,003 आ गया तो हमें शायद किसी और परसेंटेज को यूज करने की जरूरत नहीं रही है। WDV हमारे पास है, कॉस्ट हमारे पास है, इनके डिफरेंस से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ गई है। लेकिन मैं जस्ट ये जरा फाइनल करना चाह रहा हूँ कि अगर दोबारा कभी जरूरत पड़ जाए तो परसेंटेजेस कैसे यूज हो रही हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 52,003 कॉस्ट से परसेंटेजेस यूज करके मुझे आप एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की फिगर कैलकुलेट कर दें, तो क्या आप कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं, बस मुझे ये बता दो। आप डिवाइड बाय क्या करेंगे? आप डिवाइड बाय 61.41 क्यों नहीं करेंगे? तो असल में जो चीज समझाना चाह रहा हूँ ये कि जो अमाउंट आप ले रहे हैं उसको डिवाइड करना है उसकी अपनी परसेंटेज से। तो अब अगर हम कॉस्ट ले रहे हैं तो इसकी परसेंटेज 100 है, और अब मल्टीप्लाइड बाय 61.41 करके WDV भी आ सकती है, और मल्टीप्लाइड बाय 38.59 करके एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी आ सकती है। तो काइंडली कैलकुलेटर पे 0 करें, प्लीज करें, एक दफा तो करें, अभी ऑन ही नहीं हुआ ये। आप दोनों तरह से मेरे करके दिखाएं, कॉस्ट से WDV भी निकालें और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी फाइंड आउट करें। अगर WDV निकालेंगे तो क्या कर रहे होंगे आप? डिवाइडेड बाय 100। क्यों? क्योंकि आप कॉस्ट है तो डिवाइड बाय 100 इंटू 61.41 करेंगे तो क्या आंसर आया? 319। अब राउंड ऑफ हो रहा है थोड़ा सा, होपफुली कर सकते हैं आप। तकरीबन 31935 आ रहा। आप दोबारा वर्किंग करें, 52,003 डिवाइड बाय 100 इंटू 38.59। क्या आंसर आ रहे हैं? तो कॉस्ट से भी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन WDV आ सकती है परसेंटेज यूज करके। तो कोई भी अगर मिसिंग फिगर हो तो अकॉर्डिंगली हम वर्किंग कर सकते हैं परसेंटेजेस को यूज करके। तो बात मेरी समझ आई है? अब एक आखिरी चीज जरा सुन लें। अगर हमें क्वेश्चन में ये 31,935 क्या गिवन है, ये तो WDV है। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में ये WDV की जगह 20,068 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दी होती और हमसे कॉस्ट रिक्वायर्ड होती, तो 20068 से हम कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। कैसे? डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 38.59 और मल्टीप्लाई बाय 100 करके जरा देखें। तो 20068 डिवाइड बाय 38.59 इंटू 100। होपफुली प्लीज आपका आंसर आ गया होगा यार। आ गया सर? तो अगर परसेंटेजेस यूज कर रहे हैं तो क्या बेसिक सा प्रिंसिपल बन रहा है, जो आपकी अमाउंट है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड करें, और जो आपने फाइंड आउट करना है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें। अब हर एंगल से काइंडली अपने पास कंप्लीट करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ आया? ये वर्किंग काइंडली किया करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, कैलकुलेटर पे ये करें वो करें। आई होप के सबके हाथ में कैलकुलेटर था। बगैर कैलकुलेटर के ही अपने सब ने 0 भी किया है और सारी फिगर्स भी निकालनी है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने सॉल्व किया? बेटा प्लीज आवाजें खत्म रखा करें, इंडिविजुअली सबको सोचने दें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन फाइनली?
बाकी बहरहाल अगर कॉस्ट और WDV आ जाए या कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाए, कोई भी 3 फिगर्स में से अगर 2 आ गई हैं तो आप बैलेंसिंग फिगर तो वैसे ही सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 5005203 क्या है? WDV थी, अवेलेबल थी, कॉस्ट चाहिए थी तो वो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन शायद कॉस्ट के साथ साथ हमें एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी फिर हमने एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप परसेंटेजेस भी यूज कर सकते हैं। ये कॉस्ट और WDV का डिफरेंस ले लें तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन आ जाएगी 20068, 52003 माइनस 31935। ठीक है तला? जी सर, आफ्टर ऑल द डिस्कशन ये फाइंड आउट की क्यों है? इसमें से कौन से फिगर्स हमें अपनी वर्किंग में चाहिए? कॉस्ट की और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की। तो फिगर्स आपके पास आ गई, अपने हाथ से रख रहे हैं पोस्टिंग। जी यूसुफ साहब देख के लिख लो। जी वैसे ही बेटा निकालेंगे तला, जैसे कैलकुलेटर पे निकालते हैं यार, तो वर्किंग देख के लिख लें यार। ये बात आपकी ठीक है, जरा ये बच्चे कर लें फिर मैं बताता हूँ। ये ठीक है मिस्टर यूसुफ एंड मिस्टर तला। 20068 डिवाइड बाय 38.59 जो उसकी परसेंटेज है, इंटू 100 करके भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जी सर, कॉस्ट की डबल एंट्री, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 52003। ना करो बेटा प्लीज। जी डेट ऑफ डिस्पोजल लिखवाएं 30th अप्रैल, 1 जनवरी 17 या 30th अप्रैल 17? ये कॉस्ट किस दिन की कैलकुलेट हुई है? नहीं बेटा 1 जनवरी की नहीं, कॉस्ट तो नहीं बेटा, कॉस्ट तो हर डेट पे सेम होगी ना, कॉस्ट तो परचेज डेट पे होती है, और कॉस्ट शायद सेम रहती है, ग्रेजुअली डेप्रिशिएट होने से कॉस्ट कम नहीं होती, WDV अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो रही होती है। ये ठीक है प्लीज? अब एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की भी एंट्री करें, लेकिन सोच के जरा। हाँ जी बात बेटा आपकी ठीक है, लेकिन इस 20068 में भी एक प्रॉब्लम है शायद। एक सेकंड दोबारा जरा परसेंटेजेस देखें। ये जो 61.41 था, ये किस डेट पे WDV थी? 31 दिसंबर 16 कह लें या 1 जनवरी 17 कह लें, तो ये तो उन 3 सालों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई है एज अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड WDV ऑफ द 31 दिसंबर 2016। क्या फर्दर 4 मंथ्स की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अभी और ऐड होनी चाहिए? मैं 1 जनवरी 2017 पर रुक क्यों गया था यहाँ वर्किंग करते हुए? क्योंकि हमें इस डेट की WDV अवेलेबल थी। असूलन हमें कब से कब तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए होती है? परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक। तो ये जो फिगर आई है 20068, ये हमारे पास फर्स्ट 3 इयर्स की क्यूमुलेटेड तो आ गई है, लेकिन इसमें भी 4 मंथ्स ऑफ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2017 की फिगर ऐड होनी चाहिए। तो एक वर्किंग नंबर 2 बनाया जरा। ये समझ आया मैंने क्या कहा? बेटा डिस्टर्ब करें प्लीज, आपस में बहस प्लीज नहीं करें, सबको सोचने दें, सबको सही तरह समझने दें। वर्किंग नंबर 2 बनाए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल के नाम से।
अब हमें डेफिनेटली पिछले सारे सालों की वर्किंग की जरूरत नहीं है। अप टू 31 दिसंबर 2016 तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 20068 हमारे पास अवेलेबल है। इसमें बस फर्दर प्लस होनी है। तो आप जरा खुद से इंडिविजुअली जरा वर्किंग करें, आपका क्या जहन करता है? जब तक ये आप इंडिविजुअली कोशिश नहीं ना करेंगे, ये बात आगे प्लीज सही तरह नहीं बढ़ेगी। जी ठीक है, एक जस्ट मिनट, बाकी भी कर लें, मैं फिर लिखता हूँ। जी किस अमाउंट पे वर्किंग करेंगे जी 4 मंथ्स की? हाँ जी, कॉस्ट पे या डब्ल्यूडीवी पे? कॉस्ट पे क्यों नहीं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो करंट ईयर के 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन उस डब्ल्यूडीवी पे आनी चाहिए जो पिछले साल या कह लें करंट ईयर के स्टार्ट पे फिगर थी। 31935 मल्टीप्लाइड बाय, और मल्टीप्लाइड बाय कौन से 4 महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अप्रैल के एंड में जाके डिस्पोजल हो रही है। आंसर 1597, राउंड ऑफ करने रुपीज में है। 1597। अब सम कर ले दोनों का। 21665 फाइनली कब से लेके कब तक की क्यूमुलेटेड है? परचेज डेट से लेके डिस्पोजल डेट तक की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है। तो आपको जो एंट्री करनी होती है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल की बेस पे करनी होती है। डन है सर? लिखें अपने हाथ से एंट्री, पोस्टिंग करें। काम कंसंट्रेशन का ही है प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी फिगर आ गई 21665। accumulated appreciation account debit, disposal account credit by 21665 and accumulated appreciation का second effect disposal account में क्रेडिट साइड पे आ गए। फिगर्स में से मैच कर लें प्लीज। एनी इशू प्लीज? सिर्फ देख देख के तो नहीं लिखे जा रहे। ये कौन सा पॉइंट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? कौन सा पॉइंट कंप्लीट हो गया? अभी 2 ही हुआ यार, 3 में आए। एक्सचेंज जरा रिवाइज करें जी मेरे साथ, पढ़ने जरा इंडिविजुअली करनी दोबारा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हैं प्लीज? पॉइंट नंबर 3, ये रजिस्टर का कल वाला पेज निकाले काइंडली। कल जहां आपने एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वाली एंट्री लिखी है, फाइनल जो एक शायद एंड में समरी बनाई थी, बस वही देखें अब। लेजर्स आर रिक्वायर्ड वाली स्टोरी है इस सवाल में या नॉट रिक्वायर्ड? लेजर आर रिक्वायर्ड है, और नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है या सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? 3 एंट्रीज बेटा बननी है, एक नए एसेट की और पुरानी एसेट की 2, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पर। नए एसेट की एंट्री तो शायद आपने अपने पास पेज पे लिख भी ली थी,
अभी जब क्वेश्चन लिख रहे थे कर रहे थे उसी वक्त लिखी हुई आपने। नए एसेट की एंट्री क्या है? मेरी सजेशन ये है, जो कल वाला पेज था उसको जरा देख के फॉलो करके ये सारी एंट्री जरा कंप्लीट कीजिएगा। तो आज सबसे पहले जरा मैंने न्यू एसेट की पोस्टिंग करवा दें, या किस तरतीब से आपने कल एंट्रीज लिखी? पहले न्यू ही लिखा ना? नहीं, पहले ओल्ड वाले की हुई है न्यू की? पहले ओल्ड की कर लेंगे, पहले ओल्ड की कर। जिस तरतीब से पहले एंट्रीज कल की हुई है वही करवाएं जरा। ओल्ड एसेट की एंट्री नंबर 1 बोलें, ढूंढे जरा, कॉस्ट है उसकी? अब इस केस में फिगर अवेलेबल है यार, 65,000। क्या ख्याल है, कॉस्ट ही है? क्या एंट्री करें इसकी? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट जरा सामने रखें। सेम डिस्पोजल अकाउंट में फिगर ले आऊं? एक डिस्पोजल अकाउंट में दो डिस्पोजल्स आ सकती हैं? हाँ जी, दोनों अब सेम अकाउंटिंग ईयर है, तो हम रादर देन के अलग डिस्पोजल अकाउंट बनाए। एक ही डिस्पोजल अकाउंट में दोनों वर्किंग्स हो सकती हैं बिकॉज सेम ईयर है। ठीक है प्लीज। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 65,000, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। कोई डेट जरा काइंडली बताइएगा एक्सचेंज की। 1 जुलाई 17। डिस्पोजल अकाउंट रेफरेंस आ गया मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट कॉस्ट। डन है सर? डन है सर। सेकंड एंट्री क्या होनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, इसके रेफरेंसेस जरा लिखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होना है, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए वर्किंग नंबर 3 बना लेंगे। अब ये चीजें शायद रिपीट हो रही हैं, तो वर्किंग नंबर 3 में फाइंड आउट क्या करना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अब इस केस में आपको परचेज डेट से स्टार्ट करना है और डिस्पोजल एक्सचेंज डेट तक आना है। ये वर्किंग जरा काइंडली प्लीज इंडिविजुअली सब लोग करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी करें। जी सैयद अहमद अली, बता दें बेटा कौन सी एंट्री रह गई थी? कौन सी एंट्री समझ नहीं है वो प्लीज बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेम पैटर्न यूज कर लें। परचेज डेट इसकी है 1 अक्टूबर 15 और कॉस्ट है 65,000। मेथड रिड्यूसिंग है, रेट 15% है। सबकी ये सही होनी चाहिए वर्किंग। अब काफी दफा ये होगी, कोशिश किया करें। जी बेटा, जितने से कैश जाना है उतना कैश क्रेडिट हो जाएगा नया एसेट जब आएगा। कुछ हमने कैश दिया है और कुछ पुराने एसेट की वजह से कैश नहीं दिया, तो जो कैश जा रहा है वो कैश क्रेडिट हो गया, और जो पैसे हमें बेनिफिट के तौर पे नहीं देने पड़े वो फिर पैसे डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, ताकि उसकी बेस पे डब्ल्यूडीबी के साथ कंपैरिजन होके फिर गेन या लॉस का डिसीजन हो सके। ठीक है, मान लो 20,000 की जो अमाउंट थी कल, वो हमने कैश में लेने की बजाय एसेट की फॉर्म में ले ली है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये ट्रेड एंड अलाउंस की बेस पे डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड एंड अलाउंस की अमाउंट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ताकि आपको पता चले कि आपकी बुक्स में मशीन की डब्ल्यूडीबी क्या थी और उसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू का बेनिफिट कितना हुआ है, ताकि फिर उनको कंपेयर करे करके आपको पता चल जाए नेट गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ओके हो गया।
ईयर एंड का ध्यान रखिएगा प्लीज। फर्स्ट ईयर एंड में मुझे लग रहा है कि शायद 3 मंथ्स बनेंगे। प्लीज वर्किंग सर। सर कैलकुलेटर यूज हो रहा है सर। फिगर्स बोर्ड पे नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैंने लिखी नहीं है। नहीं अपनी आगे जो बैठा। प्लीज वर्किंग किया करें यार। जी सर फर्स्ट ईयर 3 मंथ्स काउंट कर लेंगे सर। 2 4 नेक्स्ट 5 3 1 7 8। ये लास्ट ईयर में एक्सचेंज से पहले कितने मंथ्स? कौन से 6? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जुलाई भी तो काउंट होगा यार। जुलाई फर्स्ट था, स्टार्ट ही हुआ था। 6 मंथ्स कंप्लीट हुए हैं। 3 9 8 8 4 9 1 9 0 30th जून या 1 जुलाई चले कहना। 1 जुलाई 17। ये वाली वर्किंग तो अब सबको समझ आ गई ना यार। अब हमें इनमें से कौन सा फिगर चाहिए? हमें इनमें से अभी कोई भी नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए। ये एंड में तो WDV है ये। हमें इसका डिफरेंस चाहिए, कॉस्ट और WDV का डिफरेंस। ऑल्टरनेटिवली एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सम चाहिए। 15810। चलिए अपने हाथ से कंप्लीट करें। ले जाए फिगर्स जहां जानी। डिस्टर्बेंस प्लीज ना डिस्टर्बेंस अवॉइड किया करें प्लीज, सबको करने दिया करें। नहीं बेटा अभी लेजर कैसे बैलेंस हो सकता है? अभी क्या रहता है? अभी इस साल की डेप्रिसिएशन बेटा रहती है यार। क्या हो गया यार? अभी तो आपकी वो फेवरेट वर्किंग रहती है, लेकिन इसमें नया एसेट अभी रिकॉर्ड होना प्लीज। अभी तो सिर्फ ओल्ड एसेट से रिलेटेड फिगर्स आई हैं, न्यू एसेट ने भी तो एडिशन में आना है यार। ये फिगर आ गई है बेटा प्लीज। 15810 एंट्री बोल दें जरा इसकी। 15810 की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 15810। ये अभी आपने जो 2 एंट्रीज करवाई हैं, ये ओल्ड एसेट की कॉस्ट और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की करवाई है। तो अभी इसके साथ साथ अभी न्यू एसेट रिकॉर्ड होना है। करें शुरू आगे। अब न्यू एसेट की एंट्री जरा पहले पोस्ट करवाएं जरा। नहीं 1 मिनट पोस्टिंग इसकी देखें जरा। अब न्यू मशीन बेटा अगर मशीनरी के लेजर में लिखूंगा मैं, तो इसके रेफरेंस के तौर पे 2 हेड्स अलहदा ही लिख लें ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। कैश की जगह अगर बैंक कर लें, बिकॉज चेक इन्वॉल्व है। एक बैंक के अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, फिगर इज 80,000 बैंक के अगेंस्ट और 50,000 डिस्पोजल के अगेंस्ट। ऑब्वियसली एसेट के लेजर में टोटल फिगर 130 आ रही है। उसका हमने ब्रेकअप इसलिए किया है क्योंकि रेफरेंसेस शायद ऑपोजिट दो हैं। ये क्लियर हो जाएगा प्लीज। तो एसेट डेबिट हाउ मच? 130, लेकिन ऑपोजिट रेफरेंसेस 2 थे, इसलिए मैंने जरा ब्रेक करके लिख दिया।
सही है सर। अब बैंक का लेजर ज़हन में लाएं। बैंक का लेजर रिक्वायर्ड ना होने की वजह से आपको 80,000 क्रेडिट तो नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट में किस रेफरेंस से कितना जरूर मिलेगा। न्यू मशीन इसलिए लिख रहा हूं ताकि जरा ऑब्वियस हो जाए कि ये न्यू मशीन का ट्रेड इन अलाउंस है। और कितनी फिगर इसमें आ जाएगी? 50,000। मेरी सजेशन ये कि दोबारा रादर देन बोर्ड से देख के लिखने की बजाय एंट्री जहन में लाएं और प्लीज पोस्टिंग करें। जब तक कोशिश नहीं करेंगे पोस्टिंग एरर भी हो जाएंगे। तो न्यू मशीन डेबिट बैंक एंड डिस्पोजल अकाउंट काइंडली ट्राई करें पोस्ट करने की। जी बड़ा आपको समझ आ गई पोस्टिंग काइंडली? जी एनी फाइनली कंफ्यूजन? ना बताते हैं ना करते हैं सर। एनी कंफ्यूजन? क्या रह गया है? इस साल की डेप्रिसिएशन की वर्किंग करें सब लोग। साथ वाले को ना करवाएं, इंशाल्लाह वो खुद करेगा प्लीज। जी सर। जी 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 दो डिस्पोजल अब हो गई, तो दोनों की लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीबी डिस्पोजल। पहले की तो शायद रेडी मेड अवेलेबल है, सही मत डरें। एसेट्स का ब्रेकअप नहीं है तो आपको उसी पैटर्न पे करना पड़ेगा। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी लिखें, लेस ओपनिंग डब्ल्यूडीबी डिस्पोजल टू गेट एसेट्स यूज फॉर फुल ईयर। फिर डिस्पोजल एडिशन कर ली, खुद से कर ले ताकि हाथ से जरा बात गुजर के खत्म हो जाए। ये जरा स्टूडेंट्स काउंट करके ना जरा आंसर शीट्स अवेलेबल करना जरा एक एक। प्लीज सर जी वर्किंग करें यार, वर्किंग नंबर ही लिख लें और कुछ नहीं यार। डब्ल्यू डब्ल्यू ही बना लें यार, सब कुछ ही बोर्ड से देख के लिखना है। वर्किंग 4 बन रही है। तो थोड़े ज्यादा होने पेजेस तो खैर है, लेकिन कम ना हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अभी टाइम बैठ। हाँ जी ले ना। ये ट्रेड इन अलाउंस है, आप डब्ल्यूडीबी की बात कर रहे हैं यार। 50,000 डब्ल्यूडीबी नहीं है, ट्रेड इन अलाउंस है। 49,149 डब्ल्यूडीबी।
एटलीस्ट पैटर्न तो याद हो गया कि नहीं? ओपनिंग WDB बताइएगा जरा। कर लें जो कर रहे हैं कर लें। अगर कोई कर रहा है तो आप ना बताएं, अगर किसी ने किया हो तो उससे पूछ रहा हूँ। किसी अगर कंप्लीट कर ली वर्किंग तो उससे पूछ रहा हूँ। बाकी जो कर रहे हैं करते जाएं। और ओपनिंग WDB ऑफ डिस्पोजल अब दो हैं, एक डिस्पोजल जो कैश के अगेंस्ट है और एक जो डिस्पोजल है नए एसेट के अगेंस्ट। 31935 ये फिगर तो गिवन ही थी जिसकी बेस पे सारी वर्किंग हुई है, और वर्किंग नंबर 3 में जाके दूसरी डिस्पोजल की WDB आपको मिलेगी 53178। ये ओपनिंग WDB फाइनल होगी या नहीं? फिगर बताइए। 53178 85113 डिफरेंस बताइए। 381,887 into 15%, 57286। अब ड्यूरिंग द ईयर 4 मंथ्स और 6 मंथ्स की डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है। मैं वर्किंग लिखना चाह रहा हूँ। 57283 सॉरी 31935 multiplied by 15% multiplied by 4 by 12 53178 multiplied by 15%। अब ये फिगर्स आई तो हुई हैं, मैं जस्ट उसकी शायद वर्किंग दोबारा एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। 1597 3988 और फाइनली एडिशन आपको मिलेगी अपने लेजर के डेबिट साइड पे। 130 डेप्रिशिएट होगा या 80 डेप्रिशिएट होगा? टोटल कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी मल्टीप्लाइड बाय 15% इनटू कौन से 6? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर परचेज के बाद जो 6 मंथ्स बनते हैं 9750। एक जस्ट मिनट टोटल जरा करने दें भाई। एक मिनट है बाकी जस्ट मिनट बता दें। अब जो लोग कोशिश नहीं कर रहे और बोर्ड से देख के फिगर्स लिखना चाह रहे हैं, इस तरह कोई फायदा नहीं, यूजलेस बहस है ये। मेरे ख्याल पिछले 3-4 दिनों से मुसलसल रिपीट हो रही है सेम वर्किंग, और अभी भी नौजवान डेप्रिसिएशन के स्पेलिंग ढूंढने के लिए इधर उधर उठ उठ के देख रहे हैं, और मुझे खतरा ये है कि कॉमा भी ढूंढते हैं, कॉमा अब कहाँ है कहाँ नहीं है। जिस तरह से आप फिगर्स ढूंढ रहे हैं इस तरह शदीद खतरा है कि कहीं गर्दन में दर्द न शुरू हो जाए। एक एक फिगर देख के फिर लिखते हैं, कभी गर्दन ऊपर करते हैं नीचे करते हैं, ये तो ठीक ठाक एक्सरसाइज है। ये सारी फिगर्स अगर कहा जाए आपके कैलकुलेटर पे आई हैं तो ये आई होप कि कोई एग्जेजरेशन नहीं है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज माइंड अप करें सर, टाइम बच रहा है। क्वेश्चन इंडिविजुअली भी सॉल्व करना आप लोगों ने, वैसे तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअली सॉल्व किया आपने। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गई यहाँ तक वर्किंग? ये आंसर बताइएगा जी टोटल। 72618। ये जो लास्ट लाइन में हजरात है ओके प्लीज, हो गई फिगर्स? लास्ट लाइन में है ही कोई नहीं। ये पोस्टिंग करें जी, सीडीज निकालें, टोटल सीडीज माइंड अप। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहाँ तक पहुंचे आप?
ये डेप्रिसिएशन सबकी होगी जी? कोई लिख रहा है तो बता दें प्लीज। जर्नल स्टूडेंट्स आप लोगों ने कंप्लीट कर ली डेप्रिसिएशन? 7 to 6.8 ठीक है जी फिगर सबकी? सेवन टू 6.8 डेप्रिसिएशन? 7 to 6.8 जी। मशीनरी अकाउंट का टोटल 930 और सीडी 812997। क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का 4618 और सीडी बैलेंसेस 143। डिस्पोजल अकाउंट में शायद वंस अगेन लॉस है। टोटल बनेगा 003। लॉस फिर किस तरफ लिखा जाएगा? लॉस फाइनली जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 5 to 528। सब लोग बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड में बैठे होते हैं, जैसी फिगर्स बोर्ड पे आती हैं अचानक जज्बाती हो जाते हैं।